स्पेशल नीड बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो स्पेशल हैं, जो हमारे अंदर नहीं है। इन बच्चों के साथ हम काम करते हैं जो इनकी नीड्स हैं, स्पेशल नीड्स हैं, उन नीड्स को हम इम्प्रोवाइज करते हैं सो दैट ये सोसाइटी में अपने आप को एक्सेप्ट करवा सकें, और जो इनकी डिफिकल्टीज हैं उनको हम लोग फिल करते हैं कि ये अपनी सोसाइटी में एक इंडिविजुअल जैसे एक हम जैसे लोग रह पाते हैं, वैसे हमारे बच्चे भी रह सकें। Being an OT, my work is to make my children develop the necessary skills which are helpful for them in independent living and to have a good quality of life. उनसे उनकी ग्रोथ होती है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, और चाहे वो उनका इनर पीस हो। We do hard work, perseverance and work diligently upon them. मेरा प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बिना इमोशंस एंड पेशेंस के वर्क नहीं किया जा सकता। हमारे वहाँ पर इंटर्नशिप्स होती थी, लाइक आफ्टर थ्योरी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता था। तो मुझे एक बच्चा दिया गया था, दैट वाज आल्सो डाउन सिंड्रोम, हिज नेम वाज शिवम। वो 5 इयर्स का था। समहाउ ही वाज वेरी लिमिटेड कम्युनिकेशन थी एंड इट वाज वेरी अनक्लियर कम्युनिकेशन। तो मेरा जब उसके साथ सेशन कंप्लीट हुआ, आई वाज टर्निंग समवेयर, देन ही कॉल्ड मी, पीछे से उसने मेरा नाम बोला था, एंड दैट मोमेंट वाज वेरी मच इंस्पायरिंग, इमोशनल एंड मोटिवेटिंग फॉर मी। और वो मोमेंट मैं कभी भूल नहीं पाती। उस वजह से ही मैं इस चीज में और ज्यादा इंक्लाइंड हो पाई कि येस, आई हैव समथिंग जो गॉड ने मुझे दिया, जिस वजह से मैं इन बच्चों के साथ शायद कुछ और बेटर कर सकती हूँ। पेरेंट्स हमसे सबसे पहले पूछता है कि मैम हमारा बच्चा ना, ज्यादातर केसेस में कि हमारा बच्चा ना बोल नहीं रहा है। जैसे कि मैं बाकी अपने घर में बच्चे देखता हूँ, वो बोल रहे होते हैं, वो हमारी बातों का रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, वो अगर हम आवाज मारते हैं तो उस बात पे आवाज सुन के, नाम सुन के पलटते हैं। पर मेरे बच्चे के अंदर ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। सो इन चीजों के वजह से बच्चा हमेशा पहले डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उनको बताता है कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे के माइलस्टोन्स जो हैं वो डिले हैं, मतलब जिस उम्र में जो चीज होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं डेवलप हो पा रही है। सो आपकी वो चीज डिले है। तो ज्यादातर बच्चे हमारे पास इस डिफिकल्टी या इस कंसर्न्स के साथ आते हैं। उसके बाद हम उन बच्चों का एक असेसमेंट करते हैं। फर्स्ट स्टेज जो आती है वो असेसमेंट होती है, जिसमें हमारा पूरा एक स्टैंडर्डाइज टूल होते हैं, जिस टूल्स में हम चेक करते हैं कि हमारे बच्चे के कौन से माइलस्टोन्स किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। और धीरे धीरे हम पूरे अपने हर एरियाज के, जैसे हमारे डिफरेंट एरियाज है, हमारा सोशल एरिया है, हमारा कम्युनिकेशन एरिया है, कॉग्निटिव एरिया है, उन सब एरियाज के अंदर हम असेसमेंट करते हैं, पेरेंट्स के कंसर्न्स पूछते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को किस थेरेपी की रिक्वायरमेंट है। सो हमारी जो सेटअप है, उस सेटअप के अंदर हमारे इट्स लाइक ऑल द थेरेपीज आर अंडर वन अम्ब्रेला। So we have speech therapist, we have language therapist, we have special school, vocational training, occupational therapy, behavior therapist and other therapist also, whatever therapy is required, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को उस प्लेटफॉर्म पे भेजते हैं और उसकी नीड्स को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। कई बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो सिर्फ लोकोमोटर डिसेबल्ड होते हैं। लोकोमोटर डिसेबल फिजिकली डिसेबल, ठीक है, जो व्हील चेयर बाउंड होते हैं और मे भी कहीं ना कहीं वो स्कूल में कोप नहीं कर पाते, बट देयर मस्ट बी बॉर्डर लाइन और स्लो लर्नर कैटेगरीज। तो हम उनको NIOS के थ्रू उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और नहीं तो हमारा जो वोकेशनल सेटअप में कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं वहां पर हम उनको इनकॉर्पोरेट करवा के आगे कोशिश करते हैं कि वो एक सोसाइटी में कहीं जाके जॉब कर सके। मेरा मानना ये है कि अकेले हमारी थेरेपीज कभी काम नहीं कर सकती। सो इट्स अ टीम वर्क, एंड टीम में पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोग मानते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे पास आता है चंद घंटों के लिए, उसके बाद बच्चा उसी एनवायरनमेंट में है जहां पर उसके पेरेंट्स हैं। सो पेरेंट को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। सो ऐसे हमारे पास बहुत बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने सीरियसली बहुत कुछ लर्न किया है और आज उनके बच्चे एक रेगुलर स्कूल में स्टडी भी कर पा रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि पेरेंट सपोर्ट हमें बहुत पॉजिटिव मिला था। बहुत पेरेंट्स हैं जो इन बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो इन बच्चों को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते। और ये चीज हमने फील सबसे ज्यादा कोविड के टाइम पे की, क्योंकि कई पेरेंट्स हमारे ऐसे थे जो टोटली हम पे डिपेंडेंट थे, कि मतलब बच्चा सुबह आया और डे बोर्डिंग सेटअप है तो शाम को घर गया, खाया और सो गया।
सो जब ये सिचुएशन आई तो उन पेरेंट्स के साथ बहुत डिफिकल्ट था उस बच्चे को घर पे रखना। तो उनको हमें रेगुलर काउंसलिंग देके समझाना पड़ता है, बाकी बच्चे दिखाने पड़ते हैं जो एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाफ और विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स। हमारे बच्चों के साथ एक चीज बहुत रहती है, जैसे वेदर चेंज होता है या कोई भी चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हमने रिग्रेशन देखा है। हम लोग इस चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं और हमारे बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस कारण से उस स्टेज में हमारे बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं रिग्रेशन रहता है। सो व्हाट वी यूज टू डू, जैसे ही हमारे वेदर चेंज हो रहा है या कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, सपोज विंटर्स आ रही है, राइट, हमारी क्लोथ्स की लेयर्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं एकदम से, ठीक है, हम ये चीजों के यूज टू हैं। एंड व्हेन वी नो, तो हम लोग कैलेंडर के थ्रू, विजुअल कैलेंडर के थ्रू बच्चे को ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले से ही प्रिपेयर करने लग जाते हैं कि विंटर्स आर कमिंग, विंटर्स में हम ये करते हैं। विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स हम दिखाते हैं कि हमारी लेयर्स होती हैं क्लोथ्स की, हमें 3 लेयर्स पहननी पड़ती हैं, इट्स ओके, क्योंकि हमें ठंड ना लगे। सो हमारी बहुत पॉजिटिव लैंग्वेज होती है। वी कॉल दिस एज अ सोशल स्टोरी। मेरा इंस्पिरेशन माय सिस्टर है। रीजन बिहाइंड, एक तो सबसे बड़ी चीज है दैट शी इज PhD होल्डर एंड हर रिसर्च टॉपिक इज दिस फील्ड ओनली। शी इज हैविंग पोलियो, और वो जर्नी हमने देखी अपनी फैमिली में भी कि कितना स्ट्रगल किया था। पोलियो इज अ वायरस, राइट, बट जब उसकी नॉलेज नहीं होती है तो एक पेरेंट बहुत भागता है मेरी मेमोरीज में उनको भागते हुए मैंने बहुत देखा है अपने पेरेंट्स को। जो भी गाइडेंस मिलती थी वो लोग वो करते थे। अब हमें लगता है वो बहुत मिसगाइडेड थे, क्योंकि उसका कोई इलाज तो है नहीं, राइट। सो उनको सर्जरीज भी बहुत करवाई हैं उन्होंने मेरी सिस्टर की। तो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन वही रहा था, सो दैट एटलीस्ट किसी को कोई मिसगाइडेंस ना मिले। एंड शी ऑलवेज वांटेड मी टू डू समथिंग इन दिस फील्ड। जबरदस्ती का सिनेरियो क्रिएट हुआ था एंड शी पुश्ड मी टू अ स्पेशल स्कूल फर्स्ट, इमीडिएटली आफ्टर 12th। रिजल्ट भी नहीं आया था एंड व्हेन आई एंटर्ड दैट स्पेशल स्कूल, उसकी फ्रेंड वहां पर जॉब करती थी एंड आई हैव सीन दीज चिल्ड्रन फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मुझे नहीं पता था कि ये भी कुछ होता है। एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस ही मेरा ये था कि आई वॉज टॉकिंग टू सम डाउन सिंड्रोम बॉय एंड ही स्लैप्ड मी। और उससे पहले मुझे लाइफ में कभी इस लेवल का कभी थप्पड़ पड़ा भी नहीं था। सो बट उसमें यह था कि उस थप्पड़ में और बहुत चेंजेस थे। मुझे गुस्सा नहीं आया था मुझे, बट वो गुस्सा मेरा घर आके सिस्टर पे निकला था। बिल्कुल छोड़ दिया था 2 दिन। देन अगेन शी प्लान्ड, उसकी जो फ्रेंड वहां थी उसने प्रिंसिपल से कॉल करवा के मुझे ऑप्शन ये दी गई थी कि अगर आप कल तक नहीं आओगे तो आपको हम कभी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। देन अगेन बस वो सेकेंड एंट्री जो थी, उसके बाद हमने कोर्सेज सर्च किए और फिर मेरी सारी जो प्रोफेशनल लर्निंग है वो इसी फील्ड में है। मैंने एक सेटअप ज्वाइन किया था, इट वॉज अ स्पेशल स्कूल। वहां पर मेरे को एक बच्चा होम विजिट के लिए मिला था। ट्यूशंस होती हैं जैसे हमारे बच्चों के में होम विजिट्स होती हैं। उस बच्चे से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, बट इट वॉज अ पार्ट टाइम वर्क। सो वहाँ पर एक हॉस्पिटल में मैंने उस बच्चे के साथ सेटअप में हमें जगह दी गई थी। उस हॉस्पिटल में मैंने अपना एक सर के साथ मिलकर एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया था, बट इट वॉज जस्ट फॉर 2 or 3 hours। सिर्फ उस बच्चे की वजह से ही ये आज उदय, 2 बच्चों की वजह से उदय एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन पाई है, क्योंकि उन बच्चों की नीड्स हमने फील की। जब आप इंडिविजुअली काम करते हो, दैट वॉज नॉट एनफ एट दैट टाइम। दीज चिल्ड्रन नीड अ ग्रुप ऑल्सो। और सोसाइटी में एक रेगुलर स्कूल में एक्सेप्टेंस इतनी ईजी नहीं होती है, तो उसकी वजह से हमने ग्रुप थेरेपी स्टार्ट की। जब ग्रुप थेरेपी स्टार्ट की तो हमें लगा वो भी सफिशिएंट नहीं है बच्चे की ग्रोथ के लिए। फिर धीरे धीरे हमने हर लेवल का एज ग्रुप्स का ग्रुप स्टार्ट किए, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक स्कूल की नीड बन गई। दैट्स वाई 2009 से लेके 2013 तक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, बस ये धीरे धीरे वर्क चल रहा था। देन इन 2013 वी रजिस्टर्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्कूल। एक स्टैग्नेशन पॉइंट ना एक स्टेज के बाद जाके आता ही आता है, एज अ प्रोफेशनल भी। और कई बार होता है कि एक नेगेटिविटी एक प्रोफेशनल की लाइफ में भी आती है एक फेज के बाद, बट हमारी मोटिवेशन हमारे सक्सेस स्टोरीज हैं। सो हम एक पॉज लेते हैं और अपने एनवायरनमेंट को डेफिनेटली चेंज करते हैं। और अपने स्टाफ के साथ भी मैम एक रेगुलर रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम एक कहीं ना कहीं 1-2 महीने बाद अपने आप को एक पॉज दें, एक ब्रेक दें और एक छोटा सा रिक्रिएशनल टाइप हम कुछ कर सकें, सो दैट हमारे अंदर वो मोटिवेशन हमेशा बना रहे। पहले पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था, मिस गाइडेंस बहुत ज्यादा थी। सोसाइटी में भी अवेयरनेस बढ़ी है, क्योंकि जब इस एजुकेशन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं लोग,
लोग आते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाहते हैं, स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करना चाहते हैं, इवन पेरेंट्स आगे बढ़ बढ़ के अपने आप को प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करते हैं इसको कोर्स कर करके। तो इसके थ्रू ये नहीं कहूँगी बहुत आया, बट हाँ एक लेवल पे अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें, स्पेशल एजुकेशन की, अपनी फील्ड की, तो उसमें बहुत चेंजेस हम देख पाते हैं। मेरे पास बहुत लोग ऐसे हैं उनको पता ही नहीं है कि ये भी कोई दुनिया है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितने लोग यंगस्टर्स इस चीज को आगे प्रमोट करें और इसको अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ बनाने की डेफिनेटली बहुत जरूरत है। लोगों को लगता है कि इसके आगे कुछ नहीं, और आजकल बहुत स्कोप है। एवरी स्कूल वांट्स अस। सो इसको जितना लोग एक सीरियस नोट पे इस प्रोफेशन को पकड़ेंगे और उसके अंदर कितना डेडिकेटेडली काम करेंगे, तो हम शायद इस कम्युनिटी को एक और अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं।